हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कृतिका बीएलएलबी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट की हमारी टॉप 15 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। और उसी सीरीज का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है लिटरल इंटरप्रिटेशन मीन्स शाब्दिक निर्वचन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली एलएलबी और बीएलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसमें कि आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपको टाइम पे वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, अगर आप इस पेपर का नोट्स का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि शाब्दिक निर्वचन से आप क्या समझते हैं, निर्णयित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शाब्दिक निर्वचन के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि संविधि के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य विधायिका के आशय को खोजना है। ठीक है, लेकिन जब संविधि की भाषा स्पष्ट नहीं होती तथा एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो तो न्यायालय संविधि का निर्वचन करती है। ठीक है, मीन्स जो संविधि होती है, इस पर हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप पिछले वीडियोस देख लीजिए क्या है संविधि। ठीक है, तो जब क्या कि न्यायालय के पास कोई मामला आता है तो न्यायालय को आवश्यकता होती है उस संविधि की व्याख्या करने का। ठीक है, उसका निर्वचन करने का। ठीक है, जिससे कि वो उस पता कर सके न्यायालय, विधायिका का आशय मालूम कर सके कि जब संविधि का निर्माण किया गया था तो इसका आशय क्या था, किस लिए इस संविधि का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसलिए हमें उसके निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है। और न्यायालय जब भी किसी संविधि का निर्वचन करता है तो उसमें कुछ नियमों का प्रयोग करता है। जैसे कि पहला आपका नियम हो गया शाब्दिक नियम, जिसको हम लिटरल रूल कहते हैं। और दूसरा है आपका स्वर्णिम नियम, जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। तीसरा रिष्टी का नियम, या इसको हेडन का नियम भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसचीफ रूल। ठीक है, तो ये तीन नियम है। न्यायालय इन तीनों नियमों का प्रयोग करके ही संविधि का निर्वचन करती है। ठीक है, और करने से तात्पर्य है हमारा कि संविधि के आशय की खोज करती है न्यायालय। ठीक है, तो शाब्दिक निर्वचन का प्रमुख नियम है, शाब्दिक निर्वचन शाब्दिक नियम निर्वचन का प्रमुख नियम है। ठीक है, और न्यायाधीश से आशा की जाती है कि वह संविधियों के निर्वचन में सर्वप्रथम शाब्दिक निर्वचन का ही प्रयोग करे। और यदि शाब्दिक निर्वचन से आशय स्पष्ट नहीं होता है तब किसी अन्य नियम का प्रयोग करे। ठीक है, और शाब्दिक नियम को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ग्रहण का नियम, या व्याकरणिक नियम, या सामान्य नियम। ठीक है, इन नामों से भी इस शाब्दिक नियम को जाना जाता है। न्यायालय से हमेशा यही आशा की जाती है कि जब भी वो किसी संविधि का निर्वचन करे तो पहले उसे शाब्दिक निर्वचन का ही प्रयोग करना चाहिए और फिर उसे किसी अन्य नियम को लगाया जाना चाहिए। यानी जब शाब्दिक निर्वचन से आशय स्पष्ट ना हो तब किसी अन्य नियम का यूज करके उसे संविधि का आशय निकालना चाहिए। अब देख लेते हैं कि शाब्दिक निर्वचन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शाब्दिक निर्वचन निर्वचन के नियम का प्रथम सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार किसी संविधि की शाब्दिक व्याख्या ज्यों की त्यों की जानी चाहिए तथा व्याकरणिक नियमों से शब्दों के प्रयोग का जो अभिप्राय निकलता हो उसी को ठीक माना जाना चाहिए, ताकि शब्दों का सहज और स्वाभाविक अर्थ लगाया जा सके। यानी शाब्दिक निर्वचन क्या है हमारा, शाब्दिक निर्वचन से संविधि में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उनका ज्यों का त्यों अर्थ निकालना चाहिए। यानी जो प्रचलित अर्थ हो, जो सरल और स्वाभाविक अर्थ हो, वही अर्थ देना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक केस है, इसी पे एक केस है, क्राफोर्ड वर्सेस स्पूनर का एक केस है।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपके एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, तो आप जिस तरह से हमने नोट्स बनाए हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, इसमें आपको कुछ भी हटाने जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो केस है, ये आपका क्राफोर्ड वर्सेस स्पूनर का मामला है। इस मामले में लॉर्ड चांसलर विस्काउंट हॉल्डेन ने कहा कि प्राकृतिक अर्थ लगाने के अलावा अन्य कहीं विचरण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी न्यायालय जब भी किसी संविधि का निर्वचन करे, तो उसे पहले प्राकृतिक निर्वचन ही लगा, मतलब प्राकृतिक अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई अन्य अर्थ तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उस संविधि में ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो, इसके विषय में कोई प्रावधान न किया गया हो। ठीक है, और सबसे पहले न्यायाधीश को चाहिए कि प्राकृतिक अर्थ ही लगाया जाना चाहिए, संविधि का शाब्दिक निर्वचन ही करना चाहिए। ठीक है, अब ये इसी पर एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम कि भारतीय मर्यादा अधिनियम 1908, एक कानून का जब निर्वचन किया गया, तो इस निर्वचन में प्रिवी काउंसिल ने व्याकरणिक निर्वचन, जिसे हम शाब्दिक निर्वचन का नियम कहते हैं, ठीक है, इसको ही सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, अतः निर्वचन का प्रथम और सर्वाधिक प्रारंभिक नियम यह है कि कानून में प्रयोग किए गए शब्दों का साधारण अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी संविधि में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, उनका साधारण और सरल अर्थ ही लगाया जाना चाहिए, तथा द्विअर्थी होने पर, यानी जब संविधि के दो अर्थ निकल रहे हों, ठीक है, तो उसी अर्थ को सही माना, उसी अर्थ को महत्व देना चाहिए, या उसी अर्थ को अपनाया जाना चाहिए जो कि सही हो। ठीक है, और तकनीकी शब्दों का तकनीकी अर्थ देना चाहिए। ये है शाब्दिक निर्वचन का नियम। ठीक है, तो अब इसको कुछ हम पॉइंट्स में देखेंगे कि शाब्दिक नियम क्या है। कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि शाब्दिक नियम है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, समान शब्द का समान अर्थ लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक नियम के अनुसार समान शब्द का समान अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसमें क्या है देख लेते हैं। संविधि के विभिन्न भागों में प्रयोग किए गए शब्दों का समान अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। यानी अगर कोई एक संविधि है जिसमें एक ही शब्द कई जगह प्रयोग किया गया है, यानी समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उन समान शब्दों का समान अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। जो यानी किसी शब्द का अगर यहाँ पर कोई अर्थ है, तो दूसरी जगह उस शब्द का अगर कोई प्रयोग किया गया है, तो वहां भी उसका वही अर्थ लगाया जाना चाहिए जो कि पहले लगाया गया है। ठीक है, यानी समान शब्दों का समान अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो शब्द प्रयोग किया गया है, तब उस संविधि की विषय वस्तु और उसके संदर्भ की मदद ली जा सकती है। ठीक है, तब वहां पर ऐसा नहीं होगा कि हर एक परिस्थितियों में समान शब्द का समान अर्थ ही लगाया जाए। हो सकता है कि वहाँ की सिचुएशंस कुछ दूसरी हो, वो शब्द को किसी दूसरी सिचुएशन में यूज किया गया हो, तो उस शब्द का कुछ दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है। और ये हम कैसे निकालेंगे? उस संवेदी की विषय वस्तु और उसके संदर्भ की मदद से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, तकनीकी शब्दों को तकनीकी अर्थ देना चाहिए। तकनीकी विषय में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को उसका तकनीकी अर्थ ही देना चाहिए। साथ ही विधायिका के आशय को ध्यान में रखकर ही तकनीकी अर्थ दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई संविधि में शब्द प्रयोग किया गया है, कोई तकनीकी शब्द प्रयोग किया गया है, तो उसका तकनीकी अर्थ ही दिया जाना चाहिए। अब शाब्दिक नियम के अनुसार दूसरा पॉइंट है हमारा, भाषा स्पष्ट हो तो विधायन का विस्तार नहीं किया जा सकता है। मीन्स क्या है कि विधि का यह सुस्थापित नियम यह है कि न्यायालय विधान विधान का क्षेत्र, यानी विधान का मतलब यहाँ कानून से है, संविधि से है। ठीक है, विधान का विस्तार नहीं कर सकता है अगर उसकी भाषा सरल हो और असंदिग्ध हो। ये एक केस था पुलिस आयुक्त वर्सेस सुरेश शाम सिंह। इस केस में यह कहा गया कि अगर संविधि की भाषा सरल है और उसमें कोई भी संदिग्धता नहीं है, तो न्यायालय उस संविधि का विस्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो 4 नंबर है, निर्वचन प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब इसको देखते हैं। संविधि का निर्वचन उसमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यदि विधायिका ने भूल से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है,
तो निर्वचन करते समय न्यायालय उसमें ना तो कुछ जोड़ने का प्रयास करेगा और ना ही किसी शब्द को निरर्थक मानकर निकालने का प्रयास करेगा। मीन्स अगर किसी संविधि का निर्वचन करते समय न्यायालय को ऐसा लगता है कि विधायिका ने कोई शब्द छोड़ दिया है यहाँ पर, यानी कोई मिस्टेक कर दी है, तो वहां पर न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वहां पर उसकी कमी पूरी करे या वो वहां पर अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़े, या फिर न्यायालय को कभी ऐसा लगे कि यहाँ पर ये शब्द निरर्थक है, इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, तो उसको हटा भी नहीं सकती है। उसमें करेक्शन करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है, कुछ सुधारने का या जोड़ने का। ये काम सिर्फ विधायिका ही कर सकती है, और अगर न्यायालय ऐसा करती है तो ये विधायिका के अधिकारों का हनन करती है। ठीक है। तो इसी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारा, देख लेते हैं हम। भारत संघ वर्सेस सरविंदु, ये केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां भाषा सरल और असंदिग्ध है वहां लोप पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है। लोप पूर्ति से तात्पर्य हमारा यही है कि अगर संविधि में कोई शब्द छूट गया है विधायिका के द्वारा, कोई गलती कर दी है विधायिका ने, तो न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि उस कमी को पूरा करे। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है। लोप पूर्ति से तात्पर्य यही है। ठीक है। तो ये भाषा अगर सरल है, असंदिग्ध है, तो न्यायालय वहां पर ना ही कोई जोड़ सकती है, ना ही कुछ घटा सकती है, कुछ नहीं कर सकती, उसमें लोप पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है। ये कहने का तात्पर्य था न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया इस मामले में। ठीक है। अब कुछ हम केस देख लेते हैं जो कि शाब्दिक निर्वचन के क्या कि शाब्दिक नियम कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इन केसेस को जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये केसेस मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। आपकी ये जो हमने 3 केसेस लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे केसेस इसमें लिखे हैं। ठीक है। तो देखते हैं पहला जो केस है हमारा, नारायण स्वामी वर्सेस सहायक विक्री अधिकारी। ये केस है। इस मामले में पान की पत्तियों की सब्जी की मतलब पान की जो पत्तियां होती हैं उनको सब्जी की परिभाषा में शामिल करने का प्रश्न उठा। जो अपीलार्थी था उसका कहना था कि पान का पत्ता जो है ये एक सब्जी है, अतः इस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। तो न्यायालय ने सरल अर्थ दिया, शाब्दिक निर्वचन करते हुए कहा कि शाब्दिक नियम का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो सब्जी होती है वेजिटेबल, वेजिटेबल वो होती है जो वेजिटेबल गार्डन में उगाई जाती है और किचन टेबल में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन पान की पत्ती ना तो वेजिटेबल गार्डन में उगाई जाती है और ना ही किचन टेबल में यूज किया जाता है, अतः यह सब्जी नहीं है। ठीक है। अतः इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये इन्होंने शाब्दिक निर्वचन करते हुए, जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, शाब्दिक नियम के अनुसार शब्दों का ज्यों का त्यों अर्थ दिया जाना चाहिए, सरल, स्वाभाविक और प्रचलित अर्थ दिया जाना चाहिए। ये है शाब्दिक नियम। और इस केस में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है केस क्या था। अब केस दूसरा है हमारा, विमल चंद्र वर्सेस गोपाल अग्रवाल। ये केस जो है, इस मामले में प्रश्न उठा कि क्या बिस्किट जो है ये भी पका हुआ भोजन है। ठीक है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने इसका प्रचलित अर्थ देते हुए कहा, इसका निर्वचन करते हुए कहा कि बिस्किट को पका हुआ भोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रचलित अर्थों में बिस्किट को कोई पका हुआ भोजन नहीं कहा जाता है, इसको पका हुआ भोजन का स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है। अतः इस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वर्सेस खुशबू इंटरप्राइजेस। इस मामले में चंदन का जो क्या कि चंदन लकड़ी का तेल वन उत्पाद की परिभाषा में आएगा कि नहीं, इस पर प्रश्न उठा कि जो क्या कि चंदन लकड़ी का जो तेल होता है ये वन उत्पाद की परिभाषा में आएगा कि नहीं, इस पर प्रश्न उठा। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य वन उत्पाद यानी जो वन संपदा है इसकी संरक्षण करना है, सुरक्षा करना है, तथा अधिनियम में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि लकड़ी तेल के सामान्य अर्थ में चंदन लकड़ी का तेल को बाहर रखा गया है। ठीक है। अतः ये जो चंदन की लकड़ी का तेल है ये भी वन संपदा में आएगा और इसको कर से बाहर नहीं लगा रखा जा सकता है, इस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है कि एक केस हो गया। अतः इसमें एक आ गया कि जो चंदन लकड़ी का तेल है वो भी वन उत्पाद में शामिल है। ठीक है। तो इसमें भी शाब्दिक निर्वचन के नियम से ही शाब्दिक नियम का प्रयोग करते हुए इसमें निर्वचन किया गया।
इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि संविधि में प्रयोग प्रयोग किए गए शब्दों का ही उसका निर्वचन का कि शाब्दिक संविधि में प्रयोग किए गए शब्दों का का कि शाब्दिक निर्वचन किया जाना चाहिए। यानी उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका शाब्दिक निर्वचन किया जाना चाहिए, ज्यों का त्यों उनका अर्थ दिया जाना चाहिए। ठीक है, यही है शाब्दिक निर्वचन हमारा। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश एन रे इन्होंने कहा था कि यदि संविधि में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं तो निश्चित ही उनका निर्वचन उनके मामूली अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और फीडबैक अपने ज़रूर दीजिएगा हमें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।